Hello, lovely people. This is Priyanka Chaudhary, and welcome to my channel. If you want to lift yourself up, then lift up someone else. I just said a motivational quote, and this quote actually motivates us. If you want to level up your English communication skills, then start helping others to improve their English language skills. And how can you do that? Maybe you are a better speaker than others, or you have better English vocabularies than others in your family members, or maybe you can speak English sentences far better than other members in your family. Start helping these people who are a little lower than you in English speaking skills. You can help them in framing sentences. You can even help them in telling new English words or vocabulary, or start speaking to them in English. The moment you start speaking to these people in English, it will also give them encouragement to speak with you in English. That's why this quote says, if you want to lift yourself up, lift up someone else. Well, this video is all going to be about framing some sentences that most of the time we find difficult to speak in English. Now, what are these sentences? Please have a look. So these are some sentences जिन्हें आई एम श्योर आप जब भी बोलने की कोशिश करते होंगे या सोचते होंगे कि इंग्लिश में सेंटेंसेस को बोलेंगे कैसे, देन यू माइट गेट स्टक. अगर आप बोलना चाहते हैं कि टेबल पर एक पेन है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम श्योर आप कोशिश ऐसा करेंगे कुछ, अ पेन इज ऑन द टेबल, राइट? इफ यू आर सेइंग दिस, द मैसेज इज करेक्ट. आपने जो कहा उससे मैसेज बिल्कुल सही दिया आपने. लिसनर को समझ भी आ जाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हैं. बट दिस सेंटेंस इज एक्चुअली ग्रामेटिकली इनकरेक्ट. या आपने सेंटेंस अगर बोलना चाहा, सड़क पर बहुत सारे पेड़ हैं और आपने कहा मैनी ट्रीज आर ऑन द रोड, सो अगेन दिस सेंटेंस इज रॉन्ग. तो चलिए आज जानते हैं इन्हीं टाइप के सेंटेंसेस को इंग्लिश में सही तरीके से बोला कैसे जाए. आर यू गाइज रेडी? लेट्स बिगिन. ये जो सेंटेंसेस हैं कि मेरे घर में 6 लोग हैं, मेरी क्लास में एक लड़का था, या अगर आप कहना चाहते हैं मैं चिड़ियाघर गया था और वहां पे एक भयानक शेर था. तो ऐसा कुछ भी सेंटेंस अगर आप बोलना चाहते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार मैं बोलना कैसे शुरू करूं, देन आपको जरूरत पड़ेगी वहां पे देयर वर्ड की. दिस इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी देयर. कई बार ऐसा होता है सेंटेंसेस में हमें समझ नहीं आता है कि सेंटेंस कैसे शुरू करना है. एग्जैक्टली सेंटेंस में सब्जेक्ट है कहाँ, क्या है, हमें समझ नहीं आता. तो ऐसे सिचुएशन में ये जो वर्ड है देयर, ये हमारी हेल्प करता है. ये ऐसे सेंटेंसेस में सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगाया जाता है. जो देयर वर्ड है ये काम कैसे करता है? एक डमी सब्जेक्ट की तरह काम करता है. जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. याद करिए अपने स्कूल डेज, जब आपकी खुद कोई क्लास टीचर, जब आपकी कोई सब्जेक्ट टीचर नहीं आया करती थी, तो आपकी सब्जेक्ट टीचर की प्लेस पे कोई और टीचर अपॉइंट कर दिया जाता था. तो कोई और टीचर ने आपके सब्जेक्ट टीचर को उस टाइम रिप्लेस कर दिया. ऑलराइट. सिमिलरली ये जो देयर इंट्रोडक्टरी देयर है, क्योंकि सेंटेंसेस में सब्जेक्ट मिसिंग है, वहां पे देयर वर्ड क्या करता है, एक एक्चुअल सब्जेक्ट होने का रोल प्ले करता है कि मैं सब्जेक्ट हूँ इस सेंटेंस में. ऑलराइट. तो वो बस एक सेंटेंस फॉर्मेशन में काम आता है एंड नथिंग एल्स. We have to use their word as a dummy subject. Introductory there actually tells us about something which exists or does not exist. तो चलिए अब समझते हैं कि यूज करना कैसे है. वेल, सेंटेंसेस तो कई टाइप के होते हैं. ऑलराइट. इफ यू वुड लाइक टू नो अबाउट सेंटेंसेस इन डिटेल, व्हाट इज सेंटेंस, द टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड ऑल, then I have already uploaded a video on this topic. You can easily go and check out that video in the description box. I'll share the link there. In this video, we are going to especially focus on 3 types of sentences, and that is affirmative sentences, negative sentences, and question sentences. So, affirmative sentences क्या होते हैं? Simple sentences, easy sentences, वो होते हैं affirmative. Negative sentences क्या होते हैं? जिनमें कुछ ना कुछ नहीं वाला वर्ड आ रहा हो, नो, नॉट, नथिंग, ऐसे कुछ भी वर्ड्स आ रहे हों, वो है नेगेटिव सेंटेंसेस, नहीं की बात हो रही हो. और इंटरोगेटिव होते हैं क्वेश्चंस. ऑलराइट. सो लेट्स बिगिन विद अफर्मेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट. तो अगर आप सेंटेंसेस बोलना चाहते हैं बिल्कुल सिंपल इजी सेंटेंसेस, तो आप कैसे बोलेंगे?
फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहना चाहते हैं एक राजा था, सपोज आप बोलना चाहते हैं एक राजा था, तो आप इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं देयर वॉज अ किंग। ओके, अगर आपको बोलना है कि एक बहुत भयानक शेर था, तो आप बोलेंगे देयर वॉज अ टेरिफिक लायन इन द जू। तो ऐसा कुछ भी आपको अगर बोलना है तो वहां आप यूज करेंगे इंट्रोडक्टरी देयर, और देयर आप यूज करेंगे सेंटेंस की बिल्कुल शुरुआत में, बिल्कुल स्टार्टिंग में। अगर आप बोलना चाहते हैं कि टेबल के ऊपर एक पेन है, सो देयर इज अ पेन ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर बुक्स हैं, देयर आर बुक्स ऑन द टेबल। ऑलराइट, या अगर आप कहना चाहते हैं मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं, देन आई एम सेइंग देयर आर 5 फिंगर्स इन माय हैंड। ओके, नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कहीं इज आ रहा है, कहीं आर आ रहा है, कहीं वॉज आ रहा है। व्हाट इज दिस, हमें कैसे पता चलेगा ये इज आर वॉज वर ये सब कब आएंगे, कैसे आएंगे? ओके, नो प्रॉब्लम, आई एम गोना सॉर्ट आउट दिस प्रॉब्लम ऑफ योर्स। इस ये जो आपने वर्ड अभी सुने इज, एम, आर, वॉज, वर, विल भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन सेंटेंस। इन सबको बोलते हैं बी वर्ब्स। बी वर्ब्स, राइट? So if you would like to know more about be verbs and their applications, you can check this out. I'll share the link in the description box. But in short, let me tell you, present में आपको अगर कोई सेंटेंस बोलना है तो वहां आप यूज करेंगे is या फिर are, और अगर आपको पास्ट में कुछ कहना है तो वहां आप यूज करेंगे was या फिर were, और अगर आपको फ्यूचर में कुछ सेंटेंस बोलना है तो आप बोलेंगे will be. Now you must remember one more thing, and that is singular and plural words का. Let me give you example. मैंने बोला कि मेरी अलमीरा में बहुत सारे कपड़े हैं, तो मैंने बोला कितने कपड़े हैं, बहुत सारे। तो यहाँ पे जो सेंटेंस मैंने कहा वो है प्रेजेंट टेंस में, और कपड़े की बात कर रही हूँ मैं, कितने हैं, बहुत सारे। तो अब हम समझ चुके हैं हमें 2 चीजों को ध्यान रखना है, एंड दैट इज कि जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ वो कितने हैं, दैट इज प्लूरल, कपड़े। और किस टेंस में बोला मैंने, प्रेजेंट में। जब आप इन 2 चीजों को लेके श्योर हो जाए तब आप सेंटेंस बना सकते हैं इजीली। तो आप सेंटेंस बोल सकते हैं देयर आर अ नंबर ऑफ क्लोथ्स इन माय वार्डरोब। अभी मैंने सेंटेंस कहा था कि एक राजा था, तो अगेन अब आपको देखना है कितने लोगों की बात कर रही हूं मैं, एक के बारे में, दैट इज किंग, एक। और अगर मैं सोचूं कि सेंटेंस जो मैंने बोला वो टेंस क्या है, तो टेंस इज पास्ट, तो अब सेंटेंस होगा देयर वॉज अ किंग। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं, तो किसके बारे में बात कर रही हूं मैं, स्टूडेंट्स के बारे में, बहुत सारे हैं। सेकेंड थिंग, सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में है, तो सेंटेंस कैसे होगा, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। I think you people now understood how can you frame affirmative sentences. So in short, आपको क्या रूल फॉलो करना है, आपको इस तरीके के affirmative sentences बनाने के लिए ये रूल फॉलो करना है, there plus be verbs plus the remaining part of the sentence. फिर आप जो भी बोलना चाहते हैं वो आप add on कर सकते हैं. All right, now let's practice these few sentences. If you want to say something like एक कार है, तो आप कैसे कहेंगे इंग्लिश में? Very good. There is a car. Next sentence. अगर आप बोलना चाहते हैं तो तुम्हारे साथ कुछ तो गड़बड़ है, तुम्हारे साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? There is something wrong with you. Okay. Now let's see another sentence. अगर आप बोलना चाहते हैं एक सेकंड तुम्हारी नाक पे कुछ है, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? A minute. Oh, wait a second. There is something on your nose. Right. Okay. Now, if you want to say, अगर आप बोलना चाहते हैं कि कल छुट्टी होगी, तो इसे आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? Well done. There will be holiday tomorrow. I think you understood how can you frame these affirmative sentences using introductory there as a dummy subject. It's time to look at some negative sentences. अगर आपके सामने sentences आते हैं कुछ ऐसे जो कि नेगेटिव हैं, तो आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ओके, नाउ लेट्स हैव अ लुक। जैसे कि पहला सेंटेंस है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसे आप कैसे बोल सकते हैं? देयर इज नो प्रॉब्लम। और अगर आप कहना चाहते हैं कि किचन में चीनी नहीं है, तो आप कह सकते हैं देयर इज नो शुगर
in the kitchen. या आप कहना चाहते हैं वहां कोई नहीं था, तो आप कह सकते हैं there was no one there. या आप कहना चाहते हैं पार्टी में कोई शोर नहीं था, तो there was no noise at the party. हमारी टीम में तो अच्छे प्लेयर्स है ही नहीं, so there are no good players in our team. या आप अगर कहना चाहते हैं कि इस डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं है, तो आप बोल सकते हैं there is no vacancy in this department. So people, I guess you understood how can you frame negative sentences using introductory there. Remember this, जब भी आप negative sentences frame करें, whenever you are going to frame negative sentences using introductory there, most of the time no word is used. Not की जगह आप no word ज़्यादा prefer करें यूज करना. Not भी word आ सकता है, but in some situations, alright. But in most of the cases, try to use no word in your negative sentences. Keep watching this video, don't go anywhere, because at the end of this video, I'm going to share a worksheet for you to do. So do not miss it. So don't go anywhere and watch this video till the end. Let's have a look at some question sentences. अब जानते हैं इन questions को English में कैसे बोला जाए. Try to frame these questions in English. Alright. अब अगर आपको questions पूछने पड़े, जैसे आप पूछना चाहते हैं क्या आसपास कोई बैंक है, या आप कहना चाहते हैं क्या कोई प्रॉब्लम है, या अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं क्या यहाँ पे कोई दुकान थी, या अगर सेंटेंस आप बोलना चाहते हैं कि क्या कल कोई छुट्टी होगी, तो इस तरीके के सेंटेंसेस आप कैसे बोलेंगे इंग्लिश में. फॉर फ्रेमिंग दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश यू नीड एन इंट्रोडक्टरी देयर. दिस देयर वर्ड विल हेल्प यू टू फ्रेम दीज क्वेश्चंस. Now let's understand how can you frame questions using introductory there. So this is the rule that you have to actually follow for framing questions, and this rule is quite easy. This rule says कि sentence आप start करें be word से, after that use there and then the remaining part of the sentence. चलिए देखते हैं ये rule कैसे follow होगा. So the sentence is, will there be holiday tomorrow? Is there any problem with you? Was there a huge crowd in the market? Is there anything to eat in the kitchen? Is there any extra pencil with you? Were there children at the party? Is there construction work going on the road? Like this, you can frame so many questions. And I believe you understood how can you frame questions using introductory there as well. Hang on, the video doesn't end here. There are some more type of questions that you must know how to frame in English. और भी कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. अगर आप बोलना चाहते हैं तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे. या आप अगर पूछना चाहते हैं मेरी चाय में कितनी चीनी है, तो कैसे बोलेंगे. चाहते हैं कि पार्टी में कितने लोग थे, या आप पूछना चाहते हैं कि मीटिंग में कितने लोग थे. और अगर आप कहना चाहते हैं तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस थे, तो जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछना है, कितने स्टूडेंट्स, कितने क्वेश्चंस, कितनी चीनी. अगर आप पूछना चाहते हैं कि मार्केट में कितनी भीड़ थी, तो कितना, कितनी, कितने, इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको पूछने हैं तो आप कैसे फ्रेम करेंगे. ऑलराइट, लेट मी हेल्प यू. इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अगर फ्रेम करने हैं तो आप वर्ड्स यूज करेंगे, तो आप कुछ क्वेश्चन फ्रेजेस यूज करेंगे. और वो क्वेश्चन फ्रेजेस क्या है? दिस क्वेश्चन फ्रेजेस आर हाउ मेनी एंड हाउ मच. चलिए अब ये जानते हैं हाउ मेनी कब यूज करेंगे और हाउ मच कब यूज करेंगे. हाउ मेनी आप तब यूज करेंगे जब आप कुछ नंबर्स की बात कर रहे हैं, काउंटेबल्स की बात कर रहे हैं जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं. और हाउ मच आप तब यूज करेंगे जब आप अनकाउंटेबल चीजों की बात कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजों की बात कर रहे हैं जिन्हें आप गिन नहीं सकते. जब भी एक चीज और ध्यान रखिए, जब आप हाउ मेनी वर्ड यूज करेंगे तो आप कहेंगे आर. आप उसके साथ वर्ड यूज करेंगे आर या फिर वर, डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ द सेंटेंस कि सेंटेंस किस टाइम में आपने बोला है, प्रेजेंट है या पास्ट है. तो हाउ मेनी के साथ आप आर या फिर वर यूज करेंगे, और हाउ मच के साथ आप इज या फिर वॉज यूज करेंगे. अगेन इट डिपेंड्स ऑन द टाइम ऑफ द सेंटेंस. तो चलिए समझते हैं कि हमें एग्जैक्टली किस ऑर्डर को फॉलो करना है इस तरीके के क्वेश्चंस बनाने के लिए. सो हियर यू हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर. हाउ मेनी वाले सेंटेंसेस अगर आपको बनाने हैं तो आप ऑर्डर ये फॉलो करेंगे. हाउ मेनी एंड देन डिपेंड्स, आपको बोलना क्या है वो वर्ड आएगा. आफ्टर दैट बी वर्ब्स एंड देन
देयर, इसके बाद आपको जो भी सेंटेंस में ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम क्वेश्चंस। आप अगर बोलना चाहते हैं तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप बोलेंगे हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लास। या आप अगर कहना चाहते हैं कि तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चंस थे, तो आप पूछेंगे हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन योर क्वेश्चन पेपर। और यू इफ यू वांट टू से मेले में कितनी स्टॉल्स थी, तो आप कह सकते हैं हाउ मेनी स्टॉल्स वर देयर एट द फेयर। और इफ यू वांट टू आस्क तुम्हारी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं, देन यू कैन से हाउ मेनी प्रॉब्लम्स आर देयर इन योर लाइफ। Similarly, you can frame so many questions. Depend on you what kind of question do you want to ask. चलिए अब समझते हैं how much वाले questions को कैसे पूछा जाए। So, in order to frame questions like these, तो आपको follow करना है ये structure, and this structure says आपको starting में use करना होगा how much. After that, the word that you want to use in your sentence, and then be verbs, and after that देयर। उसके बाद आपको जो सेंटेंस में वर्ड्स यूज करने हैं, जो बोलने हैं, वो आप सारी चीजें यूज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। सो नाउ इफ यू वांट टू फ्रेम सेंटेंसेस लाइक कितना शोर शराबा है, ओके, सो यू कैन से हाउ मच नॉइज इज देयर। या आप बोलना चाहते हैं मेरी चाय में कितनी चीनी है, सो यू कैन से हाउ मच शुगर इज देयर इन माई टी। आज दिल्ली में कितना पोल्यूशन है, सो यू कैन से हाउ मच पोल्यूशन इज देयर इन दिल्ली टुडे। या अगर आप फ्रेम करना चाहते हैं कि ब्लड बैंक में कितना ब्लड है, ये अगर आपको पूछना है, तो इसके लिए आप बोल सकते हैं हाउ मच ब्लड इज देयर इन ब्लड बैंक। So I guess you people now understood how you can frame questions using how much and how many. Now it's time to do worksheet. I'm going to present a worksheet for you to do. Have a look at this worksheet and try to do this. I will be sharing the answers as well just after the worksheet. Do the worksheet first and then have a look at the answers. I'll see you after that. Thank you so much for joining me till the end. I will be meeting you in the next video. Till then, bye bye. Take care.